किसान साथियों, धान की फसल में 40 दिन से लेकर 70 दिन तक धान की फसल की देखभाल कैसे करें, इस बीच में कौन कौन से आवश्यक कार्य हमें करने चाहिए, हम कैसे अपने धान की फसल में पैदावार बढ़ा सकते हैं, हम किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बालियाँ लंबी मोटी कैसे ले सकते हैं, दाने हमारे खाली ना रहें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस विषय पे एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपकी भी धान की फसल 40 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो आज की ये कंप्लीट वीडियो आपको देखना चाहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले 40, 45 या 50 दिन की जिनकी अभी धान की फसल हुई है उनके बारे में बात करते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल 40 से 50 दिन के अंदर की अभी फसल है तो इस समय सबसे पहले आपको आखिरी यूरिया का इस्तेमाल करना होता है। धान की फसल में अगर आप रोपाई विधि से धान की खेती करते हैं तो अंतिम यूरिया 40, 45 या अधिकतम 50 दिन के भीतर हमें डालना होता है। कितना डालना है? 30 से 40 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से डालना है। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको 30 किलो, मध्यम औत की वैरायटी है तो 35 किलो और देर से तैयार होती है कोई वैरायटी तो 40 किलो अधिकतम यूरिया आखिरी यूरिया के रूप में आपको देना होता है। 40-50 दिन के अंदर आपको यूरिया दे देना चाहिए। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें आप 40 दिन के भीतर भी अंतिम यूरिया डाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हाँ, आखिरी यूरिया कब देना चाहिए। धान की रोपाई करने के 50 दिन के बाद यूरिया खाद आपको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। किसान साथियों, हमारे पौधे में जब भी हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं पौधे का वानस्पतिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो ऊपरी हिस्से का विकास होता है जिसमें तने हो गए, पौधे हो गए, यानी उसकी लंबाई बढ़ना चालू हो जाता है, पत्तियां आपकी मुलायम हो जाती हैं। जिससे नुकसान क्या होता है, आपके पौधे में लंबाई ज़्यादा होने से तने आपके पतले कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जब भी आप किसी भी फसल में यूरिया डालेंगे उस फसल की लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। 50 दिन के बाद आमतौर पे जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें 55-60 दिन तक बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम गबोड या गोभ या गाबे की अवस्था भी बोलते हैं। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 55-60 दिन या औसतन आप 60 से 70 दिन का समय मान सकते हैं। कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो 75 दिन भी ये समय हो सकता है। यानी वैरायटी के आधार पे ये अवस्थाएं आती हैं। गबोड अवस्था किसी में जल्दी तो किसी में देर से आता है। यानी जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में जल्दी आ जाएगी और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में कुछ समय बाद में आती है। तो मोटी मोटा 60, 65 या 70 दिन के समय को हम मानते हैं, लेकिन बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 55 दिन पे भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो किसान साथियों, 50 दिन के बाद यूरिया आपको नहीं देना है क्योंकि पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ऐसे में जब आपका पौधा जो है बालियों का विकास करना स्टार्ट करता है, उस बीच में नाइट्रोजन मिलने से पौधा दोबारा से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगेगा, जिससे आपकी फसल में एक तो पौधे गिरने की संभावना तो बढ़ती ही बढ़ती है, दूसरा पत्तियां मुलायम हो जाती हैं। तो दूसरे जो कीट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, फंगस जनित बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, कीटों का अटैक, तेला वगैरह का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, सीड ब्लाइट की संभावना बढ़ जाती है, तो तमाम समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए जितना भी यूरिया आपको डालना है 50 दिन के भीतर 2-4 दिन का आप अंतर दे सकते हैं। मान लीजिए देर हो गई तो आप 2-4 दिन बाद डाल सकते हैं, लेकिन 50 दिन के बाद डालने से नुकसान हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पहली चीज़ तो हमने यूरिया का इस्तेमाल किया, बात पोटास की करते हैं। अगर आपने अभी तक पोटास नहीं डाला है, धान की फसल 40-50 दिन की है तो आप 20-25 किलो पोटास डालिए। और जो किसान साथी पोटास का इस्तेमाल 2 हिस्सों में बांट के करते हैं, यानी आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40-50 दिन पे पोटास डालना सबसे अच्छा माना जाता है। और कुल पोटास जो MOP पोटास 60% वाला आता है 25 से 40 किलो देना होता है। यानी 25-30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम औसत की वैरायटी में और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में पोटास का इस्तेमाल आपको करना होता है। अब अगर आप 2 बार डालते हैं तो आधी मात्रा कर लीजिए। मान लीजिए 40 किलो डालने वाले हैं तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 40-50 दिन पे, मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15-15 किलो आपको डालना है। तो अगर आपने आधी मात्रा रोपाई के समय डाल दी है
तो आधी मात्रा आप अभी डाल लीजिए। अगर आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो 20-25 किलो पोटास 50 दिन के भीतर आप डाल सकते हैं। 50 दिन के बाद आपको पोटास का इस्तेमाल मिट्टी में नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो पौधे उसका ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, मात्रा आपकी मिट्टी में रहती है, बेकार हो जाती है। क्योंकि आपके पौधे में बालियों के विकास के लिए आप पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो 2-4 दिन के अंदर इतना जल्दी तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। इसलिए पोटास 50 दिन के अंदर तो डालना अच्छा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वाली फसल में आप पोटास मिट्टी में ना डालें। तो अब सवाल आता है तो क्या करें, हमने पोटास नहीं डाला है, पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो पोटास की कुछ पूर्ति के लिए आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो यह NPK आप डाल सकते हैं। कुछ आपको पीलापन दिखता है तो आप 13-045 भी डाल सकते हैं, अन्यथा NPK 0050 सबसे अच्छी काम करती है। और अगर आपने बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो, ज़्यादा कमी हो, तो आप 12-15 दिन के अंतराल पे 2 बार भी पोटास का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो रही बात पोटास की। पोटास नहीं डालने से भी आपको उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को किसान साथियों मिल सकती है। अब सवाल आता है कि इसके साथ हम और क्या डाल सकते हैं, यानी अंतिम यूरिया के साथ हम क्या दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सल्फ़र की पूर्ति नहीं की है तो आप सल्फ़र की पूर्ति करिए। सल्फ़र आपके दाने के भराव में बाद में मदद करता है, प्रोटीन के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो सल्फ़र जो 90% वाला आता है 3 से 4 या 5 किलो तक आपको यूरिया के साथ मिला के डाल देना है। अगर आप सल्फ़र के साथ यूरिया भी डालते हैं तो यूरिया का नाइट्रोजन ज़्यादा काम करेगा, आपके पौधे को नाइट्रोजन अच्छे से लंबे समय तक मिलता रहेगा और सल्फ़र भी अच्छे से काम करेगा। सल्फ़र बहुत सारे कार्य करता है। सल्फ़र एक तो कल्ले के बढ़वार में अगर आप शुरुआत में डालते हैं 25 दिन पे तो हेल्प करता है। सल्फ़र से आपके पौधे में हरियाली आती है, अच्छे से भोजन बनता है। सल्फ़र की कमी से नई पत्ती में पीलापन हो सकता है, और अगर सल्फ़र की कमी आपके धान की फसल में रह जाएगी तो उत्पादन में आपको 10 से 15% कमी भी देखने को मिल सकती है। सल्फ़र की कमी से दाने के भराव में भी समस्याएं आ सकती हैं। सल्फ़र मिट्टी के pH वैल्यू को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो यूरिया हो गया, सल्फ़र हो गया, पोटास ना डाला हो तो पोटास डालिए। अगर जिंक वगैरह भी नहीं डाली है तो आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल ना करें, स्प्रे विधि से प्रयोग करें, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, वो है किसान साथियों ह्यूमिक एसिड। इसका इस्तेमाल क्यों करना है? ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में जड़ विकास में तो मदद करता ही करता है, पौधे तक ज़्यादा भोजन पहुंचाने का भी कार्य करता है। इस समय अगर आप ह्यूमिक एसिड डालेंगे तो आपकी जो पौधे के कुछ कल्ले आपके पतले कमज़ोर रह गए हैं, उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाया है, तो उनकी भी बढ़वार, उनकी भी विकास दर अच्छे से हो पाएगी। तो पतले कमज़ोर पौधे में मोटाई लाने के लिए, ताकि भविष्य में जब आपकी बालियाँ निकलें तो अच्छी साइज़ की बालियाँ आ सकें, इसके लिए पौधा भी आपका स्वस्थ होना चाहिए। तो ये यही इस समय काम करेगा, आपके पौधे के विकास में काफ़ी हेल्प करेगा। ह्यूमिक एसिड जो आती है 98% वाली, जो जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी होता है, 1 से 1.5 या 2 किलो तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप डाल सकते हैं अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से। हमने बताया यूरिया तो आपको डालना ही डालना है, पोटास ना डाला हो तो आप डाल सकते हैं। बाकी अगर आपने सल्फ़र पहले डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला हुआ है तो भी सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है, और सल्फ़र की कमी दिखे तो आप डाल सकते हैं। और अगर आपने ह्यूमिक एसिड भी डाला हुआ है तो अभी डालने की आवश्यकता नहीं है, ना डाला हो तभी आपको चीज़ों का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ। बोनस पॉइंट से मेरा मतलब है, कई बार हम रोपाई के समय फास्फोरस वाली खाद अच्छे से नहीं डाल पाते हैं। अगर फास्फोरस की कमी रह जाती है तो आपके पौधे में उपज में कमी निश्चित ही आएगी। फास्फोरस की कमी होना आपको नहीं देना है अपनी फसल में। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो हम फास्फोरस की पूर्ति बाली आने से पहले करते हैं, जिसमें हम गबोड अवस्था में 05234 डालते हैं। तो आप चाहें तो अभी भी 05234 डाल सकते हैं, जिससे फास्फोरस और कुछ पोटास की पूर्ति हो जाएगी। या फिर आप NPK 1261 भी डाल सकते हैं। अगर आपने पोटास मिट्टी में डाला हुआ है तो आप NPK 1261 1 से 1.5 किलो या NPK 05234, अगर आपने पोटास भी ना डाला हो तो इसमें 34% पोटास भी होता है। तो यह NPK आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं। अगर फास्फोरस की कमी रहेगी तो आपके दाने का भराव, दाने बनने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप चाहें तो 2 बार डाल सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा समय होता है, अगर आपने सभी खादें अच्छे से डाली हुई है तो गबोड अवस्था में 60 से 70 दिन के आसपास या
फसल की अवस्था के हिसाब से आगे पीछे ये समय हो सकता है। गबोट अवस्था में NPK 0/34 1 से 1.5 किलो हमें डालना चाहिए। इस NPK के साथ हम बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन 20% वाला 100 से 150 ग्राम। NPK 0/34 1 से 1.5 किलो। बोरोन क्या काम करता है कि परागण में हेल्प करता है, पराग नली के निर्माण में मदद करता है। जो हमारे मेल फीमेल फ्लावर्स पौधे में आते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, जिससे परागण अच्छे से हो पाता है, जिससे दाने खाली नहीं रहते हैं। बोरोन की कमी से भी दाने खाली रह सकते हैं। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो दाने बनने में दिक्कत आती है। अगर पोटास की कमी होगी तो भी दाने बनने में दिक्कत आती है। अगर सल्फ़र की कमी होगी तो भी दाने पकने में दिक्कत आती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके दाने खाली रहने की जो समस्या होती है। एक किसान भाई ने कमेंट किया था कि हमारे धान के दाने खाली क्यों रहते हैं। हालांकि भविष्य में हम इसके ऊपर भी ज़्यादा डिटेल में आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जो हमने चीज़ें बताई हैं, अगर इनकी कमी भी हो जाती है तो भी दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। कोई कीट, कोई बीमारी का अटैक हो गया तो भी ये समस्या हो सकती है। अच्छे से परागण ना हो, जब फ्लावरिंग की अवस्था हो तो हम कोई चीज़ें डाल देते हैं जिससे भी समस्याएं आ जाती हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से दाने खाली रह जाते हैं। बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में जब आप NPK 0/34 और बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, इस समय जिंक डालना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो इसके साथ तो आप मिला के नहीं डाल पाएंगे। आपको अलग से 33% वाला जिंक 700 ग्राम या 21% वाला जिंक लगभग 1 किलो, साथ में 1 या 2 किलो यूरिया मिला के स्प्रे कर देना है। या फिर अगर आप 0/34 के साथ जिंक डालना चाहते हैं तो एक जिंक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो है चिलेटेड वाला जो इडिटिया जिंक आता है 12% में, उसका इस्तेमाल करिए। 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको लेना है। साथ में 0/34 और बोरोन आप डाल सकते हैं। साथ में डाल तो सकते हैं लेकिन सावधानी ज़्यादा बरतनी है, क्योंकि अगर आप सावधानी से नहीं डालेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि आप घोल टेस्ट कर लें, मतलब एक बर्तन में हल्का सा आप 0/34 लीजिए और दूसरे में आप बोरोन और तीसरे में जिंक लीजिए, और किसी दूसरे बर्तन में आपको तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के टेस्ट करना है कि अगर आपका घोल फट जाता है तो नहीं डालना है। वजह क्या है, आजकल बाज़ार में आपको चिलेटेड के नाम पे यही जिंक थमा दी जा रही है। बहुत सारे किसान साथियों का ये कमेंट आ रहा था कि हमें जिंक भी नकली मिल रही है, तो आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ, अगर चिलेटेड वाली जिंक होगी तो नहीं फटेगी, अन्यथा कोई दूसरी जिंक होगी तो निश्चित ही वो फट जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप कोई भी चीज़, अगर आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों का इस्तेमाल एक साथ करना चाहते हैं तो उसका पहले घोल टेस्ट आप कर लें। वो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपकी फसल में उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका घोल फट जाता है या उसमें ज़्यादा परिवर्तन आपको दिखता है तो आपको प्रयोग एक साथ नहीं करना है। हालांकि अलग अलग बर्तन में तीनों को घोलना होता है। 0/34 दूसरे बर्तन में, बोरोन को दूसरे में, और जो है जिंक को, जो चिलेटेड वाली है, तीसरे बर्तन में, मतलब अलग अलग सभी को घोलना है। टंकी में एक साथ डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप खुद से भी तसल्ली करिए कि हाँ, हमने जो चीज़ डाला वो काम किया या नहीं किया। तो आपको घोल टेस्ट अवश्य करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करिए, इसके ऊपर हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बना देंगे कि हाँ, आप कैसे घोल टेस्ट करके पहचान सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे बेहतर रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि सभी चीज़ें ज़्यादा काम करें तो आप क्या करें कि आप 0/34 और बोरोन को अलग से डालें और जिंक को आप अलग से डालें। अगर आप खुद से स्प्रे नहीं करते हैं, यहाँ पे एक बात मैं आपको और ज़्यादा जानकारी दे दूँ। अब कई बार क्या होता है कि हमने किसी को, मतलब जो हम बाहर से मजदूर भाई को लाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमने बोला कि हाँ, ये हमने अलग घोलना है, ये अलग घोलना है, ये अलग घोलना है। मान लीजिए आपने ज़्यादा, आप अच्छे से मतलब केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो आपने अलग अलग घोल भी दिया। आपने बोला कि हाँ, 1 ढक्कन इसको डालिए, 1 ढक्कन, मतलब जितनी भी मात्रा डालना है उतना डालिए। उसके बाद आप कहीं चले गए, थोड़ा दूर चले गए, तो क्या होता है, कई बार वो आपके ना रहने की कंडीशन में हो सकता है कि वो सभी चीज़ों को एक साथ ही मिला दे। आप इसको एक साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन एक साथ मिला के लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं, अन्यथा नुकसान होगा। तो ये बात ध्यान देना है। बेहतर है कि आप जिंक का अलग से स्प्रे करें ताकि ये जो नुकसान होने की संभावना है इसको कम किया जा सके। अब यहाँ पे अगर आपकी फसल अभी 40-50 दिन की ही है और आपने अभी तक कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया है
तो आप चाहें, अगर आपका थोड़ा सा बजट है, आपकी फ़सल में थोड़ा दिक्कत दिख रही है, अच्छे से चली नहीं है, कुछ पीलापन आपके पौधे का अच्छे से विकास नहीं हुआ, कल्ले का अच्छे से विकास नहीं हुआ है, तो अभी अगर आप कुछ सूक्ष्म तत्व डाल लेंगे तो जितने भी आपके कल्ले आए हैं, हालांकि 45 दिन के बाद कल्ले बहुत कम आने की संभावना रहती है, तो अभी क्या करना है कि 40 दिन के बाद में 40-45 दिन तक कुछ कल्ले आ सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने जितने भी कल्ले हैं उनकी ग्रोथ को अच्छे से करवाना है। इसके लिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छा फार्मूला है जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। 5 चीज़ें आपको लेनी है। आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं 1 किलो, अगर आप 12% वाला जिंक लेते हैं चिलेटेड वाला तो लगभग 100 ग्राम या 150 ग्राम। इसके साथ 2 किलो आपको दानेदार यूरिया घोलना है। इसके साथ 1 किलो आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इसके साथ आधा किलो के आसपास 400 ग्राम 500 ग्राम तक आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करिए। इसके साथ 250 ग्राम मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इनका घोल बना के आपको स्प्रे कर देना है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, अच्छे से पौधे की ग्रोथ होगी। इसके अलावा फेरस सल्फेट से भी आपके पौधे में क्लोरोफिल का अच्छे से निर्माण होगा, पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा। मैग्नीज सल्फेट भी आपके पौधे में अच्छे से विकास को बढ़ावा देगी। जिंक से तो अच्छे से ही भोजन बनता ही बनता है, और यूरिया 2 किलो आपको अवश्य मिलाना है। तो ये 5 चीज़ें आपको घोल के, आपकी फ़सल अगर 40, 45 या 50 दिन की है तो डाल सकते हैं। और ऐसे किसान साथी जिनकी फ़सल अभी 25-30 दिन की होने वाली है, वो भी इसका इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। शुरुआत में डालना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आपके कल्ले ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना है। यूरिया 50 दिन के बाद नहीं डालना है, 50 दिन के बाद दानेदार पोटाश भी नहीं डालना है, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ मिट्टी में 50 दिन के बाद नहीं डालना है। जिसकी भी आपको पूर्ति करनी है या किसी चीज़ की कमी के लक्षण भी दिखाई दें तो उसकी पूर्ति स्प्रे विधि से ही आपको करना है। हमने तमाम खादें आपको बताई, ये खादें सही से तभी काम करेंगी जब आपकी मिट्टी में उचित नमी होगी। पानी यानी सिंचाई प्रबंधन पे आपको ध्यान देना है। खेत में बहुत ज़्यादा पानी भर के भी लगातार नहीं रखना है, लेकिन पानी एकदम सूखा भी ना रहे, इस बात का भी ध्यान देना है। नहीं तो बालियों का विकास बाद में अच्छे से नहीं होगा। हालांकि जब बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं तब पानी भर के रखना फ़ायदेमंद होता है। तो जब बालियाँ आपके निकलना स्टार्ट हों तब आप पानी भर दीजिए, और जब तक बालियाँ ना निकलें तब तक पानी भर के रखिए। उसके बाद पानी आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके धान के फसल में फ्लावरिंग की अवस्था आती है, फूल वाली अवस्था आती है, उस समय कोई भी चीज़ छिड़काव विधि से देने से परागण में बाधा आती है, जिससे दाने खाली रहने की संभावना किसान साथियों बढ़ सकती है। इसके अलावा किसान साथियों, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग आपको बताया है। अब सभी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार अगर आपने DAP कम डाला है तो ही आप 2 बार 05234 या 1 बार 1261 का इस्तेमाल करिए। अगर आपने पोटास ना डाला हो तो ही आपको NPK 0050 आपको डालना है। अन्यथा बाली निकलने के बाद दाना भरते समय देने से बढ़िया फ़ायदा मिलता है, और पहले डालने से कोई विशेष फ़ायदा आपको तब नहीं मिलेगा जब आपने पहले ही पूर्ति कर दिया है। तो डालने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आप 05234 डालेंगे उससे भी पोटास की जो कुछ कमी भी बाई चांस होगी तो दूर हो जाएगी। तो मेरे कहने का आशय यही है कि अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से खादों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर आपने पहले ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल मिट्टी में किया हुआ है तो आपको यहाँ पे दोबारा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आप स्प्रे विधि से ही इसकी पूर्ति करते हैं तो 2-3 बार भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 15-20 दिन के अंतराल पे देना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन मिट्टी में अगर आपने डाला हुआ है तो आपको नहीं डालना है। यानी सब कुछ आपको अपनी फसल के हिसाब से करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं, और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। कुछ भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य देंगे। आप कमेंट अवश्य करिए, हम आपके लगभग सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।